क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल 75 डेज में प्रिपेयर किया जा सकता है यूपीएससी के लिए? काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो दूसरी चॉइस भी क्या है? अगर एक ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए आप 6 महीने या 8 महीने लगा दोगे तो फिर वन अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालना फिर पॉसिबल नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आप रेडी होने चाहिए। एक अटेम्प्ट में आपको और चीज़ों पे भी काफ़ी ध्यान देना होता है जिसमें प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो प्री हो या ऑप्शनल हो या फिर जीएस मेंस या फिर एसए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली सिलेबस को कैसे मास्टर करना है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। 75 टू 90 डेज, चलो 3 मंथ्स मान लेते हैं कि 3 महीने के लिए कितना आपको टाइम चाहिए, कितनी मेहनत करनी है। मेरा नाम है कृष्णा, स्वागत है सिनॉप्सिस आइज में। सिलेबस में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले हम यूपीएससी की वीकनेस पकड़ते हैं। यूपीएससी ने क्या किया है, सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर का टॉपिक लेते हैं तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में यूनिट नंबर 6 में भी मिलता है, 7 में भी मिलता है, वो मॉडल्स में भी आपको एक टॉपिक की तरह दिख जाता है, फिर पेपर 2 में भी है। सिमिलरली बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो डे 0 पर यानी कि बिना एफर्ट के ये काम आपके लिए मैंने करके दिया है। देखते हैं कैसे आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको गूगल पे जाके हमें रेट करना पड़ेगा। चाहे आप 1 स्टार रेट करो, चाहे 5 स्टार रेट करो, दैट डजेंट मैटर। आपको जो भी ऑनेस्टली रेटिंग लगे वो आप कर सकते हो। तो रीअरेंज करते हुए हम क्या करते हैं, मान लो हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जब हम पेपर 2 की फिजिकल सेटिंग, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ पढ़ते हैं एंड फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ते हैं तो वो हमें पेपर 1 के जियोमॉर्फोलॉजी के साथ में पढ़ लेने चाहिए। सिलेबस में भी, क्वेश्चंस में भी एंड एक्चुअल में जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक आपको सैंपल शो करता हूँ। पेपर 1 में सिलेबस में डिनोडेशन क्रोनोलॉजी है प्लस इरोजन सरफेस है। अब जब हम डिनोडेशन क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि लैंडफॉर्म में सिक्वेंशियल चेंजेस होते हैं टाइम के साथ में। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करते हैं, एक साइक्लिक नेचर में चलता है। प्लस पैलिम्सेस्ट टोपोग्राफी, बेसिकली बनी बिगड़ी, इसको हम कहते हैं पैलिम्सेस्ट, मिटना फिर लिखना, फिर मिटना फिर लिखना, राइट। तो ये सब चीज़ें हम पेपर 1 में पढ़ते हैं डिनोडेशन क्रोनोलॉजी में, राइट। सिमिलरली कुछ चीज़ें हम इरोजन सरफेस में ही पढ़ते हैं, अभी डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। जब हम पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट तो उस टाइम पे फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, राइट। उसे हम डिनोडेशन क्रोनोलॉजी प्लस इरोजन सरफेस से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमारे नोट्स में या कॉन्सेप्ट में जियोमॉर्फिक साइकिल वगैरह आए। जैसे अगर मैं अरावली रेंज की केस स्टडी लूँ तो जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ अरावली रेंज ये पेपर 2 में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन इसका कब हुआ, टोपोग्राफी, ये सब पेपर 2 की बुक्स में है, राइट। कब बनी, क्या बनी, ये सब ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं डिनोडेशन क्रोनोलॉजी। सविंदर सिंह में चैप्टर दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं और से, ये एआई जनरेटेड भी नहीं है, सविंदर सिंह के नोट्स हैं ये प्रॉपर, राइट। तो आपको डिनोडेशन क्रोनोलॉजी ऑफ अरावली रेंज ये समझ में आएगा कि प्री कैम्ब्रियन टाइम में फॉर्म हुआ था। फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन एसेरा की है, सेकंड थर्ड साइकिल ये हुई, फिर अपलिफ्ट और रिजोवनेशन हुआ। अब जब आप रिजोवनेशन पढ़ते हो, राइट, तो उस टाइम पे आप जियोमॉर्फिक साइकिल के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हो। अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखाता हूँ। जैसे रिजोवनेशन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली जियोमॉर्फिक साइकिल के अंडर बनते हैं। अब साइकिल ऑफ इरोजन पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, बट रिजोवनेशन पे या पॉलीसाइक्लिक लैंड मास पे अपने आप में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आप देख रहे हो पेपर 1 में, पेपर 2 में भी अगर हम ये पढ़ गए तो हमारे पास क्या होगा, केस स्टडीज होंगी, एग्जाम्पल्स होंगे। सिमिलरली जब हम पेनिनसुलर इंडिया का पढ़ते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली एंड डिनोडेशन क्रोनोलॉजी। जब हम रांची प्लेटू पढ़ रहे हैं तो वहाँ का डिनोडेशन क्रोनोलॉजी और इरोजन सरफेस, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। ऐसे ही जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम पेपर 1 में टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ते हैं तो पेपर 2 फिजिकल सेटिंग में भी ये टॉपिक है, ये आपको साथ में पढ़ लेना चाहिए। सेम वे में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टाइप ऑफ रेनफॉल, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो तो फिर इंडियन रेनफॉल पैटर्न भी साथ में ही पढ़ना चाहिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी साथ में पढ़ना चाहिए। जब पेपर 1 का मानसून पढ़ रहे हो तो फिर पेपर 2 में भी मानसून पढ़ लेना चाहिए, राइट। जब हम ये कोपन, थॉर्नवाइट एंड ट्रेवर्था पढ़ रहे हैं तो सेम टाइम पर क्लाइमेटिक रीजन्स पेपर 2 से भी पढ़ लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आप देखोगे पेपर 1 में मॉडल थ्योरी, इसमें वॉन थुनेन का मॉडल है, इससे ये क्वेश्चंस पूछे हैं। इसके बाद उससे पिछली 2 यूनिट पहले वर्ल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पूछे, ये भी एक्चुअल में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं। फिर एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, ये पेपर 2 का टॉपिक है।
तो अगर हम एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या वॉन थुनेन का जो मॉडल है वो एग्रीकल्चर पे रीजन मेकिंग में बात नहीं करता, या फिर जो ये टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन है ये अपने आप में एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन की बात नहीं करता। तो जब हम ये दो टॉपिक पेपर 1 के पढ़ते हैं तो पेपर 2 के एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन हम अपने आप कवर कर लेते हैं। साथ ही फिर चाहे आपके वो एग्रीकल्चर इनपुट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे हम एक जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कर सकते हैं। तो टोटली हमारी जो रीडिफाइन होंगे सिलेबस, एक तो यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें जनरल जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी आती है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भी हम इसमें कर सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी की एक ही यूनिट बनेगी, ओशनोग्राफी एक यूनिट बनेगी। देन पर्सपेक्टिव्स में आप मेनली 2 पार्ट में जाओगे, एक है पर्सपेक्टिव, दूसरा है क्वांटिफिकेशन, राइट। इसके बाद जो ओवरऑल ब्रॉडली यूनिट्स हैं वो ये हैं कि बायोजोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, कल्चरल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, रीजनल प्लानिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिसोर्स, एग्रीकल्चर। देन 2 यूनिट आपकी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट ट्रेड की बनती है, फिर मैप। टोटल 15 यूनिट्स में हम ज्योग्राफी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ अगर आपको फ्री चाहिए तो आपको मैंने बता दिया क्या करना है, यू हैव टू डू दिस। अब बात करते हैं वन लाइनर्स की। ये डे 0 पर करने के बाद 1 से लेके 10वें दिन तक आपको ज्योग्राफी में वन लाइनर्स करने हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल वन लाइनर्स तो फिर हम सिनॉप्सिस आइस पे ब्लॉगिंग कर देंगे। इसका मतलब एक बार समझते हैं। सिलेबस का पहला टॉपिक आपको पता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अगर हम एक्चुअल यूपीएससी सिलेबस देखें तो यही कहता है। अब एक्चुअल में ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की पूरी थ्योरीज आती हैं। बट जब हम इस टॉपिक को वन लाइनर फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंड फॉर्म को कंट्रोल करते हैं, जिसमें एक प्रोसेस हो गया, जिसमें एक स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें एक क्लाइमेट हो गया, टाइम, एनर्जी, बायोटिक कंपोनेंट। देन उसके बाद टोपोग्राफी और रिलीफ, ये भी एक फैक्टर है। इसमें स्लोप आ जाता है, स्लोप एस्पेक्ट आ जाता है, स्लोप कन्फिग्रेशन, स्लोप से रिलेटेड 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 4-5 टर्म्स अगर हम पढ़ लें वन लाइनर फॉर्म में कि ज्योमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी कहते हैं कि ज्योमॉर्फिक प्रोसेस लीव्स देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट्स अपॉन लैंडफॉर्म। ये तो उसके ऊपर क्या हुआ, एक कमेंट्री हो गई। लेकिन ज्योमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, कुछ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, कुछ एंडोजेनेटिक प्रोसेस है, ये हमें देखने होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिनोटेशन, क्रोनोलॉजी और इरोजन सरफेस अलग हैं, सेम है। एक वन लाइन डेफिनेशन पढ़ लो, यहाँ पे क्रोनोलॉजी लिखा है तो बेसिकली सीक्वेंस की बात करेगा। फिर इरोजन सरफेस है, यहाँ पे क्या है, जो फ्लैट सरफेस हो गई है, ऑलमोस्ट रिलेटिवली फ्लैट एंड स्मूथ लैंडफॉर्म, राइट, तो इनको हम इरोजन सरफेस कहते हैं। अगर हम ये दोनों की वन लाइनर डेफिनेशन पढ़ लें तो फिर हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में इनको अप्लाई कैसे करना है। सेम वे में अगर मैं ड्रेनेज पे जाऊं तो ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम, इन चीज़ों को हम गलत करते हैं, समझ नहीं आता। तो वन लाइनर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ। देन शॉर्ट वीडियोस, सिनॉप्सिस आईएएस पर ज्योग्राफी ऑप्शनल काफ़ी पॉपुलर कोर्स रहा है। मेरे खुद के 300+ मार्क्स हैं। पेपर 1 में 2 साल ऑल इंडिया हाईएस्ट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 176 एंड 156। एक यूट्यूब चैनल मैं बनाना चाहता हूँ जहाँ पे बहुत शॉर्ट वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन कमेंट की शॉर्ट वीडियोस। देन डिटेल्ड कंटेंट हम कैसे बनाते हैं। एक तो है नॉर्मली जो हमें बुकलेट फॉर्म में मिल जाता है कंटेंट। आपको एक कंटेंट बताता हूँ, जैसे मान लो डेविस एंड पेंक हम पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो साइकिल ऑफ इरोजन बुक में लिखा हुआ है, इन हेडिंग्स में ही है, लेकिन वो हेडिंग हमें समराइज करनी है। ट्राई ऑफ डेविस 1 to 3, एजम्पशन ऑफ डेविस के मॉडल आपने बता दिए। स्टेजेस में एक फिगर, ये फिगर बनाना सीख लेना, एग्जाम में बनता नहीं है। यहाँ पे आपने कहा यूथ स्टेज होती है, मैच्योर, ओल्ड, सिर्फ इतने से। फिर इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव मॉडल्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कंक्लूजन। सिमिलर वे में आप इरोजन में साइकिल ऑफ इरोजन में पेंक का मॉडल पढ़ते हो, फिर एंड में एक कंपैरिजन देख लेते हो। कंपैरिजन में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपीएससी ने, राइट। तो ये आपके जो नोट्स बनेंगे उनकी हेडिंग्स क्या होंगी। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज हेडिंग्स इन योर नोट्स। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, कोई थ्योरी है या कोई कॉन्सेप्ट है। मान लो पेपर 2 में लिखा है कि एग्रीकल्चर रीजन्स, तो उसमें थ्योरी तो नहीं है, तो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, सेंट्रल आइडिया क्या है। थ्योरी है तो एजम्पशन क्या है, एक्सप्लेनेशन, इमेज, फिगर, चार्ट, डायग्राम जो भी है वो यहाँ पर। देन क्रिटिसिज्म या डीमेरिट, फिर मेरिट, फिर एप्लीकेबिलिटी, फिर इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। ये डिटेल्ड नोट्स अगर बुक्स फॉर्मेट में चाहिए तो आपको सिनॉप्सिस आईएएस पे ये कोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं हमारी तरफ से। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो उस टाइम पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पेपर में ये आप देखो किस तरह से ये लाइंस खींची हुई है, ये आप देख रहे हो
पूरा ये नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यहाँ से लिखना, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या किया, एक स्पेस दे के रखा हमेशा। ये चाहे आप मार्केट से प्रिंटेड कॉपीज़ ले लो या कुछ भी करो, इस वे में आपके नोट्स दिखने चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लो कुछ बाद में वैल्यू एडिशन करना है तो इस तरह से दिखेगा। एग्जाम में मान लो आइसोस्टेसी पे क्वेश्चन आया, एरी की थ्योरी बतानी है, तो आप क्या करोगे, मॉडल आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखोगे। आइसोस्टेसी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, बुक में बहुत कुछ कचरा लिखा है, बट एंड में आइसोस्टेसी बस यही है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइंग बेसिन। ये टर्म्स नहीं समझ में आती तो ये समझ लो ज़मीन के ऊपर क्या है, ज़मीन के अंदर क्या है। ये हिमालयास फॉर एग्जांपल ज़मीन के ऊपर इतना है तो 9 से 10 गुना नीचे है, यही आइसोस्टेसी है। एग्जाम में हम लिखेंगे सर जॉर्ज बिडल एरी, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी 1850s में दी। ऑब्जेक्टिव आप 2-3 चीज़ें बता सकते हो, यहाँ मैंने नहीं लिखे क्योंकि मुझे रटे पड़े थे। बेसिस, इनके 2 बेसिस हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये एक्चुअल में एक मॉडल आंसर है कि ये मैं डायरेक्टली एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। थ्योरी पॉइंट नंबर 1, क्रस्ट ऑफ रिलेटिवली लाइटर मटेरियल इज फ्लोटिंग इन सबस्ट्रेटम ऑफ डेंसर मटेरियल, या फिर सियालिस फ्लोटिंग ओवर सीमा, राइट। ये हम इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट 4 पॉइंट में आपने पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। आपने बताया ऐसा है, इनर पार्ट ऑफ माउंटेन हॉलो नहीं है, राइट। फ्री बोर्ड टू ड्रॉट रेशियो, जो भी कीवर्ड्स थे वो आपने ले लिए, और बता दिया हिमालयन में एक रूट होनी चाहिए। उसके बाद आपने बताया क्रिटिसिज्म, उसके बाद इवैल्यूएशन एक जनरल जो बुक में उसी चैप्टर में लिखा है, और अगर आपने डिटेल में पढ़ा है इंटर टॉपिक एप्लीकेशन तो आप मोरिसावा के टेक्टो जियोमॉर्फिक मॉडल से इसको कंपेयर कर सकते हो, RIS का जो मॉडल है उससे कर सकते हो। देन आइसोस्टेटिक बेस लेवल चेंज, इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। सेम वे में आप देखो बहुत सारे मॉडल आंसर्स बनाए जा सकते हैं। ये PDF अगर आपको फ्री चाहिए, अगेन गूगल पे रिव्यू करना पड़ेगा। नोट्स बनाते हो एक चीज़ ध्यान रखोगे कि एरी एंड प्रेट तो जो डिटेल में है बना लोगे, लेकिन जो रैंडम मॉडल्स हैं ना, जो आपको कहीं कहीं काम में आने वाले हैं, बस उनको ऐसे एक इमेज रखी, कॉन्सेप्ट रखा हैफोर्ड एंड बॉवी। मैं ऐसे याद रखता हूँ कि D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट सिमिलर टू प्रेट, और वेरिंग डेंसिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन लेटरल डायरेक्शन, बस खत्म। सेम वे में मैं जॉली का भी 2-3 लाइन में लिखूंगा, हैकिंसन, बस जो मैं कह रहा हूँ बेसिकली 1 लाइनर टर्म्स में ही इनको खत्म करके रखूंगा। अब जैसे UPSC इनका क्वेश्चन पूछ ले ग्लोबल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, तो फिर हमें बाकी कीवर्ड्स पे जाना है। कुछ गंदे चैप्टर्स मैंने इस वे में तैयार किए थे, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, ये लिखा है सीक्वेंट में 1-2 डेफिनेशन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कंसिक्वेंट क्या होता है, फॉलो जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप, फर्स्ट स्ट्रीम्स हैं बस। एग्जाम्पल पेनिनसुलर इंडिया में गोदावरी, कृष्णा, ये सब रिवर्स हो गई। इससे ज़्यादा बड़े नोट्स एग्जाम में आप याद नहीं रख सकते हो। एग्जाम में यही पूछेगा ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, अगर डिफरेंस पूछ ले तो भी आपका रेडी है। इस तरह से नोट्स बनाओगे जो चीज़ें डिफिकल्ट हैं। मान लो आपको मॉडल आंसर प्रिपेयर करने, तो प्लेट टेक्टोनिक आपने इंट्रोडक्शन दिया, थिंकर्स बुक में देखो क्या लिखा है, एंड हमने क्या किया, प्रोपाउंडर हेडिंग डाल के बस JT विल्सन डिफाइन प्लेट, ये बस इस तरह से। बेसिस हमने 3 बेसिस 3 लाइन में ख़त्म कर दिए। थ्योरी बताई, थ्योरी में प्लेट क्या होती है, यहाँ पे हमारी प्लेट खत्म हो गई। द प्लेट, व्हाट इज़ द प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है वो हमने बता दिया, प्लेट मार्जिन बता दिया। फिर हमारे पास जो डिफरेंशिएटर है दूसरों के पास नहीं होगा। लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैक्सिमम ये रख के आते हैं, या फिर ये वाला फिगर याद करो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी काम आएगा, राइट। BMGG मैंने ऐसे याद किए हुए थे, ब्रुन्नेस, मोटियामा, गॉस, गिलबर्ट। नॉर्मल रिवर्सल, इस तरह से हम चीज़ों को लर्न करते हैं। डिटेल में कभी बात करेंगे क्या है ये, बट इस तरह से आपके डायग्राम्स रेडी होने चाहिए। हो गया, इस तरह से आपने इवैल्यूएशन लिखा, राइट, दैट्स। तो हमने बात कर ली रियर एंड सिलेबस, 1 लाइनर, शॉर्ट वीडियोस, ये मैंने बता दिया, कमेंट पे मिलेंगे, ये कमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो करेंगे। डिटेल्ड कंटेंट की हमने बात की, ट्रेडिशनल वर्सेस प्रो कंटेंट। PYQ हेडिंग से कंटेंट कैसे लेना है, स्पेस मैनेजमेंट की हमने बात कर ली कि अगर आपका जो A4 पेपर है पूरे पे नहीं लिखना है, इतने एरिया में आप लिखोगे। PYQ हेडिंग कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती हैं अपने कंटेंट में। मान लो ये टॉपिक मैं लेता हूँ कल्चरल ज्योग्राफी, पहला टॉपिक है कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एक क्वेश्चन मान लो पूछा इन्होंने, कल्चरल रीजन्स आर द मोस्ट सुटेड यूनिट्स टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ एरिया, या इंडो गैंगेटिक हर्थ। तो अब यहाँ पे हर्थ की बात की है, आपके नोट्स में इंडो गैंगेटिक हर्थ पे चाहे एक लाइन का पैराग्राफ आए वो ज़रूर आएगा, ठीक है। या फिर कल्चर इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, तो ये आप ज़रूर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बुक में मैप्स है, जैसे ये क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है,
रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा था तो मैप बनाया था, J&K में रिलीजियस माइनॉरिटी है, पंजाब ये भी आपका बॉर्डर स्टेट पर है, पारसी गोवा वाला एरिया वो भी है, जो पुर्तगाल है वो भी एक बॉर्डर स्टेट है, बुद्धिस्ट वो भी आपको बॉर्डर स्टेट में मिल जाएंगे। तो अब उसमें आप माइग्रेशन के जो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस है वो बता सकते हो। बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास मैप आ जाएगा। तो इस वे में जो भी PYQ में हेडिंग्स पूछी हुई हैं उनको हम अपने कंटेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि PYQs का क्या रोल है ज्योग्राफी ऑप्शनल में 15 वर्सेस 45 ईयर्स। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव आया तो हम ज्योग्राफी ऑप्शनल शॉर्ट वीडियोस एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट करेंगे। थैंक यू।